बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, हम लोग आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। प्रोग्राम में तमाम बीमारियाँ जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हैं उन पर डिस्कशन की जाती है ताकि एक सही अथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो कन्फ्यूजन, गलत फहमियाँ और जो मिथ्स हमारे माशरे में मुख्तलिफ बीमारियों को लेके लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, घरेलू टोटके कर रहे होते हैं और जो है डॉक्टर्स के अलावा और बहुत से ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है जो कि अथेंटिक नहीं होते, जिनमें सही दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। इन तमाम चीज़ों के आगे एक फुल स्टॉप लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। साथ साथ जैसे कि आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ और आप लोगों को भी मालूम होगा कि पूरी दुनिया जो है आजकल फोकस कर रही है कि जनाब बीमारियों की प्रिवेंशन पे काम किया जाए, बीमारियों की रोकथाम पे काम किया जाए। और वो मुमकिन सिर्फ उसी टाइम पे है जब हम लोग हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन को इतना आम कर दें ताकि हर शख्स को मालूम हो कि ये बीमारी जो है इन वजूहात की वजह से होती है, जो कि हम लोग कहते हैं कि जी रिस्क फैक्टर्स हैं। एक बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ज़ियाबतीस की बीमारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। भाई क्यों है? इसकी वजह से क्योंकि लोग टेस्ट करवाते हैं, पता चलता है जी ज़ियाबतीस है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों हुआ? इस चीज़ को पकड़ना है। इस चीज़ पे अगर हम लोग कंट्रोल पा लेंगे तो जो है बीमारियों को रोका जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा जो है लोगों को भी बहुत है और साथ साथ जो है वो हुकूमत को भी है, क्योंकि लोगों की सफरिंग्स में कमी होती है, लोगों के जो माली अखराजात हैं ट्रीटमेंट में उसमें कमी होती है। और साथ साथ जो हुकूमत के ऊपर सरकारी हस्पतालों की अगर ख़ास बात की जाए, जो बर्डन एक पाया जाता है उसको भी कम किया जा सकता है। आज भी हम एक नहायत ही अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। गुदूद की बीमारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज प्रोग्राम में, जिसमें हमारे पास थायराइड की बीमारी भी आ जाती है, शुगर की, ज़ियाबतीस की बीमारी भी आ जाती है और भी बहुत से गुदूद हैं हमारे बदन में। डॉक्टर साहब जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस मौजू पर। और सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पर बात करनी है। मैं बताते चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर तजम्मुल रहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से हमारी इन 2-3 मौज़ूआत पे जो मैंने अभी जिक्र किया बात चलेगी। डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलामत करते हो डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप लोग टाइम निकालते हैं हमारे लिए, लोगों के लिए, ताकि उनकी अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ाई जा सके। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब बड़ा अहम एक जुज़ है हमारे बदन का ये हुदूद, ग्लैंड्स जो हम कहते हैं जिसके, लेकिन काफ़ी मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अभी तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि जी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो किस किस बीमारी को ट्रीट करता है, हुदूद हैं क्या, क्या करते हैं हमारे बदन में। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमारे लिए बताइएगा कि क्या प्रोसेस क्या है, एंडोक्रिनोलॉजी की फील्ड है क्या। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है और अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम, जैसे कि आपने जिक्र किया, मुख्तलिफ गुदूद से निकलने वाले, सादा अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि केमिकल्स होती हैं। हमारा जिस्म केमिकल्स का एक मजमूआ है, ठीक है, और इनकी सही मिकदार हमारे जिस्म को सही काम करने में मदद देती है। उसमें एक तो बहुत अहम और जो जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं वो डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ की बीमारी भी इंसुलिन की कमी या उसके सही तरीके से काम ना करने की वजह से पैदा होती है। ये भी गुदूद से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसी बात है। ये लबलबे में से जो इंसुलिन निकलती है, इंसुलिन इटसेल्फ एक हार्मोन है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने जिक्र किया, थायराइड का एक बहुत आम मसला है हमारे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी। जैसे कि हमने सुना होगा कि थायराइड ग्लैंड ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरे अल्फाज में हार्मोन कम निकलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पेचीदगियाँ, मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से भी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ गुदूद पाए जाते हैं, जिनमें से एक बहुत अहम गुदूद जो है वो हमारे दिमाग के अंदर पाया जाता है। अच्छा। जो कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है। फॉर एग्जांपल जो हमें हमारे कद को बड़ा करता है, जिनमें उसकी कमी होती है, बच्चों का कद छोटा रह जाता है। इसी तरह अगर उस गुदूद का ट्यूमर बन जाए, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो उससे भी मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अच्छा। इसके अलावा एक गुदूद हमारे गुर्दों के ऊपर भी पाया जाता है, जो 3 मुख्तलिफ और बहुत ही ज़रूरी हार्मोन्स को निकालता है। और उनकी सही मिकदार भी हमारे
ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है, बहुत ज़रूरी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जनरली अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने कहा है कि बदन की, एक जिस्म की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल काम के लिए इन तमाम गुदूद का फंक्शन करना, उनसे जो केमिकल निकल रहे हैं वो ज़रूरी है। क्या जनरली आप लोग रीजंस देखते हैं? हम एक एक पे भी बात करेंगे, एक एक ग्लैंड पे भी, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये क्यों डिस्टर्ब क्यों होते हैं? यानी इनको तो नॉर्मल काम करना चाहिए, और क्या वजूहात आप लोग देखते हैं सारे ग्लैंड्स की अगर हम बात करें? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब हम सबसे पहले जब हमारे पास लोग आते हैं हार्मोन की कमी की वजह से, तो एक तो हमने ये कन्फर्म करना होता है कि अगर मैं मिसाल देना चाहूँ थायराइड की, तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो उससे लोगों में मुख्तलिफ अलामात होती हैं। बिल्कुल सही। और एंडोक्रिनोलॉजी जो फील्ड है और जो बीमारियां हैं, इनको पकड़ने के लिए तजर्बा और इल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी स्पेशलिटीज़ के मुकाबले में एंडोक्राइन की बीमारियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता और मुख्तलिफ अलामात के साथ जन्म लेती हैं। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ थायराइड हार्मोन की कमी की, बिल्कुल सही, तो उससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, भूख में तब्दीली आ जाती है, बालों का गिरना, स्किन का बहुत ड्राई हो जाना, अच्छा ख़वातीन में माहवारी का चेंज आ जाना, डिप्रेशन होना, मूड का लो रहना, ये सारी अलामात का जो मजमू है, ये जब हमारा थायराइड हार्मोन कम होता है तो उसकी वजह से भी जन्म ले सकता है। तो इसको पकड़ना भी मुश्किल होता होगा कि जी अब अगर हम डिप्रेशन हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है कि हम उसको कनेक्ट करेंगे जी थायराइड की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि डिप्रेशन तो बजाते खुद एक मेंटल हेल्थ बीमारी है, मेंटल हेल्थ की बीमारी है, लेकिन अगर उसके साथ मुख्तलिफ अलामात ये वाली भी ज़ाहिर हों तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम है उस बीमारी की तशखीस करना। जब एक दफ़ा हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि थायराइड हार्मोन की कमी है, तो दूसरा सवाल जो आपने बहुत अहम पूछा है वो ये है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब अगर मैं थायराइड हार्मोन की बात करता हूँ, उसमें एक जो बहुत अहम वजह है जो जवान ख़वातीन में होती हैं, वो है जब उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी वजह से अपने ही थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड सेल्स काम करना कम कर देते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं, और ना सिर्फ उस थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करना ज़रूरी है, बल्कि उसका जो रीज़न है, जिसकी जो उसकी वजह है, उसको पकड़ना भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम होता है। बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हुदूद की बीमारियां हैं, जैसे आपने खुद कहा कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तो है ही है, उसके साथ एक्सपीरियंस। बहुत अरसे तक लोग इन चीज़ों को लेके फिरते रहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाता। जैसे आपने भूख की बात की, अक्सर लोग कहते हैं जी भूख नहीं लगती, या कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मैं खाता हूँ, दोनों साइडें मौजूद हैं हमारे पास। या वेट की आपने बात की, अच्छा डायग्नोज नहीं हो पाते बेचारे, वो कोई जिम ज्वाइन कर लेता है, किसी को भूख नहीं लग रही तो वो डॉक्टर, किसी भी अपने मोहल्ले में जो डॉक्टर साहब बैठे हुए वो उससे जाके वो भूख की कोई सिरप या कोई दवाई ले लेता है जाके, लेकिन असल कॉज की तरफ, या इवन और भी बहुत सी जो हम अगर जेंडर बेस इश्यूज़ हार्मोन्स की बेस पे बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। क्या वजह है, क्यों हमारे यहाँ क्या जो हमारे जो जीपीज़ हैं या अगर सिंपली मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो जज कर पाएँ कि जी इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को, या इसकी हुदूद की कोई बीमारी हो सकती है? जी, इसमें एक आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि एंडोक्रिनोलॉजी एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी अवेयरनेस पिछले चंद सालों से ही अवाम में ज़्यादा होना शुरू हुई है। बिल्कुल ऐसे है जी, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले देखें, जिस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट था, आज से 12-13 साल पहले अगर पीछे चले जाएँ आप, तो एंडोक्रिनोलॉजी का एक फील्ड तो लोगों को पता था, लेकिन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम क्या करता है एप्लीकेशन क्या है, और इन हार्मोन्स की तब्दीलियों से क्या बीमारियां जन्म लेती हैं, उसके बारे में मालूमात बहुत कम थे। बिल्कुल। और इसके साथ जो ट्रेनिंग है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, वो भी एक ऐसी चीज़ थी जो पहले के हमारे पास एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, लेकिन अब पिछले चंद सालों से हमारे पास लोकल स्पेशलिस्ट भी बन रहे हैं और आवाम में भी अवेयरनेस जा रही है। और जैसे अभी इस प्रोग्राम में जैसे मैं शामिल हूँ, आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस हो, आवाम को ये पता चल सके कि अगर मुख्तलिफ अलामात का मजमू है तो ये सिर्फ खाने पीने से या फिर एक्सरसाइज ना करने से या किसी और वजह से नहीं है। अगर उनको किसी किस्म की मज़ीद एक मजमुआ अलामात का बन रहा है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है
हमारे हार्मोन की बीमारी ना हो, और उसके लिए उनको एक मसनद स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाना ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने मुझे इसका नहीं बताया कि हमारे जो जीपीज़ और हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो रेफ़र क्यों कम करते हैं एंडोक्रिनोलॉजी की वजह से, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हमारी हैं जिनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, केमिकल डिस्टर्बेंस है, लेकिन वो मसलन सती तौर पे उनको चेक किया जाता है, भूख नहीं लग रही तो फौरी तौर पे कोई भूख लगने का सिरप दे दिया जाएगा या इसी तरह। तो ये कहाँ गैप क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। उसमें अगेन फिर मैं यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल एक पिन पॉइंट किया है कि बहुत से हमारे जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं जो कि अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं एंडोक्रिनोलॉजी में जिसके बारे में एक जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं वो नहीं सोचते, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं कि आप 5 या 10 अलामात को एक जगह रख के अगर आपको अवेयरनेस होगी कि हो सकता है इस हार्मोन की कमी या पेशी से ये हो, तब वो जो है रेफर कर पाएंगे। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह से है। ये प्रॉब्लम ऐसे ममालिक में जैसे यूरोप में, अमेरिका में भी एंडोक्राइन की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि 5 या 10 साल के बाद जाके तशखीस होती हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ अलामात के साथ अपने जीपी के पास, अपने फैमिली डॉक्टर के पास आते रहते हैं। तो उसके लिए आई थिंक हमारा भी ये काम बनता है, मेरा भी ये काम बनता है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम करता है कि हम प्राइमरी केयर फिजिशियंस में इन बीमारियों की अवेयरनेस करें। और एक दूसरी जो पॉइंट है वो आई थिंक मैं सिस्टम के हवाले से कहूँगा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे यूरोप और अमेरिका हैं, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कि हम अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर उनको लगता है कि स्पेशलिस्ट इनपुट चाहिए तो वो आपके जो लोकल स्पेशलिस्ट इदारा है उनको रेफ़र कर देते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि आपको जैसे पता ही है हेल्थ केयर सिस्टम हमारा फ्रेगमेंटेड है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो अगेन इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन का भी आता है कि कितनी ज़्यादा रेगुलेट होते हैं हमारे प्राइवेट सेटअप्स, और वहाँ पे अब जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं आया उनका ये एक्सपीरियंस या उनका इल्म इन बीमारियों के बारे में इतना है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि हो सकता है आपको एंडोक्राइन का मसला हो, इसलिए आप लोकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रब्ता करें। ज़बरदस्त, ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा। एक स्ट्रक्चरल इशू का तो है ही, वो हर स्पेशलिटी का प्रॉब्लम है कि रेफरल सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा सा वीक है। थोड़ा सा जनरली, अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, हमारे इससे जो है स्पेसिफिक ग्लैंड्स पे आएंगे। जनरली बताइएगा कि कौन कौन सी अहम अलामतें आप लोग देखते हैं जो कि हुदूद से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने एक भूख लगने का कहा कि अगर मसलन किसी को ये 2-3 अलामतें अगर कलेक्शन में नज़र आ रही हैं तो वो सीधा जो है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाए। कोई थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस देंगे जो ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर लोग आप लोगों के पास आते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आप कहते हैं कि अच्छा जी ये ग्लैंड ही का इशू है। थोड़ी सी अलामतों की तरफ अगर कोई इशारा करें। जी, इसमें एक तो जो बहुत अहम बीमारी है जिसके बारे में हमारी अवेयरनेस है वो तो ज़ियाबतीस है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं थायराइड के बात करता हूँ, एड्रिनल ग्लैंड की बात करता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करता हूँ, अगर मैं बड़ों में बात करूँ तो उसमें आ जाता है अगर आपको लगता है कि आपकी जिस्म में ताकत कम होती जा रही है, अच्छा, आपका वज़न गिरता जा रहा है, आपकी भूख में तब्दीली आती जा रही है, आपकी जो स्किन है वो ड्राई होती जा रही है या उसका रंग जो है वो तब्दील होता जा रहा है, या अगर आपके बाल बहुत झड़ना शुरू हो गए हैं, सही है, तो ये अलामात हो सकती हैं कि एंडोक्राइन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसी तरह ख़वातीन में अगर पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो रही है, सही है, तो आपको जैसे मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी बहुत ज़्यादा है हमारी ख़वातीन में, तो उसमें भी वज़न का ज़्यादा होना, अच्छा, माहवारी का इरेगुलर हो जाना या बंद हो जाना, अच्छा, एक्नी का बहुत ज़्यादा होना, सही है, या मर्दाना बाल निकल आना, अच्छा, ये अगर सारी अलामात हैं तो वो एंडोक्रिनोलॉजी के ज़ुमरे में आती हैं, तो उसमें आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ आप मशवरा कर सकते हैं। बड़ी अहम डॉक्टर साहब ये अलामतें हैं जो कि डे टू डे लाइफ हम सुनते हैं कि जी ये जो आपने सारी चीज़ें गिनवाई हैं, बिल्कुल डेफिनेटली जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपको इस तरह की कोई अलामत नज़र आती है तो ठीक, आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर को चेक तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो एंडोक्रिनोलॉजी को ज़रूर आप लोग जो है वो टच करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये इसकी तरफ थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले थायराइड पे बात करते हैं। क्या है थायराइड ग्लैंड, क्या करता है, और इसकी थोड़ी सी बीमारियों के बारे में भी बताइएगा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर एक गदूद है जो आम तौर पर
हमें नज़र नहीं आता। ठीक है। और ये एक बहुत ज़रूरी हार्मोन बनाता है जिसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है। थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म की जो ताकत को, जो खाने को हज़म करना और उसको इस्तेमाल करने की जो एक रेगुलेशन है उसको बैलेंस रखता है। अच्छा। इसके अलावा बच्चों की जो सेहत है, बच्चों का कद का बढ़ना, बच्चों का बड़ा होना, पट्ठों का मजबूत होना, इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि मेटाबॉलिक रेट, मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो है, लोग कहते हैं कि मेरा वज़न बढ़ गया। तो मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये है कि आपका जिस्म अब आपके खाने की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दूसरे अल्फाज में नशोनुमा सही तरीके से आपके पट्ठों को और आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सही। इसमें बहुत अहम किरदार थायराइड हार्मोन का होता है। ये जिस्म के हर हिस्से पर असरअंदाज होता है। अच्छा। अगर आप दिल को ही ले लें, अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाए तो हमारे दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अच्छा। और अगर इंतहाई ज़्यादा लो हो जाए तो कई दफ़ा ये लोग हार्ट फेलियर के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और वहाँ पे इलाज होता है। इसी तरह अगर आप कहें कि हामला ख़वातीन में ये इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि पहले 12 हफ्तों में बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो माँ के थायराइड हार्मोन के ज़रिए होती है। कितनी इंपॉर्टेंस है जी। ठीक है। थायराइड, इसके अलावा थायराइड हार्मोन का हमारे जो माहवारी है और फर्टिलिटी के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो ऐसी ख़वातीन में प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। सही। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है हमारे बदन का जिस पे जो है थायराइड का हार्मोन इफेक्ट ना हो। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर तजम्मुल रहमान की। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी माहिर गुदूद, और साथ साथ डॉक्टर साहब जो है डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है गुदूद की बीमारियों के सिलसिले में। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेना है हमें प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तजम्मुल रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर गुदूद, और डॉक्टर साहब जो हैं डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी अहम गुफ्तगू हमारी चल रही है गुदूद की बीमारियों के सिलसिले में। गुदूद हैं क्या, डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी फंक्शनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। थायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत हमने नाम सुना है, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज जो उसके इफ़ेक्ट्स गिनवाए हैं कि जो उसके थायराइड ग्लैंड किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल में हमारे बॉडी के, हमारे जिस्म के जितने अहम सिस्टम हैं, दिल की डॉक्टर साहब ने बात की, जितने अहम सिस्टम हैं उन सारों पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर, जैसे हम अक्सर लोग हमारे यहाँ जो है ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कभी कभार जो है वो थायराइड के हार्मोन का टेस्ट भी, ऑल्दो डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाएं कि जी कौन सा टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो करवा लिया जाए तो उससे मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है, उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई ऊपर नीचे नज़र आ जाता है हमें कि जी उसमें वो कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो एटलीस्ट जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ने थायराइड के फंक्शंस तो यानी यूजेस जो वो जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है उस पर आपने बात बता दी। अब क्या प्रॉब्लम्स क्या हमें दिखने में मिलते हैं थायराइड में? थायराइड में सबसे जो पूरी दुनिया में सबसे अहम प्रॉब्लम है वो है थायराइड का कम काम करना। अच्छा। इनफैक्ट पूरी दुनिया में 10 से 15% ख़वातीन में थायराइड अंडर एक्टिव देखा गया है। ठीक है, यानी उसका हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये जिसको हम मेडिकल की टर्म में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, उसमें जो सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा मदाफ़ती निज़ाम किसी भी वजह से, जिसके बारे में हमें पूरी मालूमात अभी तक नहीं, बिल्कुल हमारा थायराइड ग्लैंड को स्लो कर देता है। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिजीज जो आप लोग कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसमें जो अलामात मैंने जिक्र की, अगर आप ये अलामात इनमें से कोई या सारी हैं तो आपका थायराइड हार्मोन का टेस्ट होगा।
ठीक है। और अगर थायराइड हार्मोन कितना कम है उसके मुताबिक हम फिर थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करेंगे। हम टैबलेट की डोज उसके मुताबिक हम सेट करते हैं। अच्छा, तो ये एक फिक्स गोली नहीं है, जैसे कि अक्सर लोगों से सुनते हैं कि हम 1 या 2 गोली ले रहे हैं लेकिन हमारा थायराइड जो है अभी भी हमारी अलामात हैं। अच्छा, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर जो हैं उनसे आप मशवरा करें। अच्छा। आपके हर 2 से 3 महीने बाद वो टेस्ट करवा के आपकी डोज को सेट करते हैं, एडजस्ट करेंगे सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से अगर यंग ख़वातीन हैं और वो फैमिली अपनी स्टार्ट करती हैं तो उससे पहले भी उनका अपने मौलिद से मशवरा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा। तो आपके जो डॉक्टर हैं वही रिकमेंड करेंगे। इसमें यह भी मैं बताता आपको चलूँ कि थायराइड का जो दूसरा अहम मसला है, जब थायराइड तेज काम करना शुरू कर देता है, अच्छा, ज्यादा केमिकल निकलना शुरू हो जाता है, सही है। उसमें जो अलामात होती हैं वो इसका बिल्कुल उलट होती हैं। अच्छा। उसमें मेटाबॉलिक रेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। उसकी वजह से जिस्म जो है उसमें पहले तो ताकत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। नींद नहीं आती। ओहो। लोग कहेंगे घंटे काम करते रहते हैं लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद उनका जिस्म थकना शुरू हो जाता है। अच्छा। उनका जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ओहो। उनके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, दिल की धड़कन बेतरतीब रहती है और उनकी आंखों के ऊपर भी असर पड़ता है। आंखों में ऐसे लगता है जैसे रेत पड़ गई है, या आंखें अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो गई है, इसमें अगर इम्यून सिस्टम जो आंखों के मसल्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे अफराद में आंखें बंद करने का भी मसला हो सकता है। इसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो अगेन उसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आपका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो गया है, इसके साथ आप खा भी ज़्यादा रहे हैं, आपको ये भी लगता है कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन आपके जिस्म को खाना नहीं लग रहा, ठीक है, और आप पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको बेचैनी हर वक्त रहती है, ठीक है, आपकी धड़कन बेतरतीब रहती है, तो ऐसी सूरत में एक उनमें से बीमारी ये भी हो सकती है कि आपके थायराइड ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। ठीक, सही। तो ये काफ़ी जो है डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से थायराइड का जो इफेक्ट हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दरमियान में आयोडीन की बात होती थी कि जी आयोडीन मिला नमक खाया जाए, तो वो क्या बेसिकली स्टोरी थी जो काफ़ी अर्सा हमारे मुल्क में जिसका रहा है कि जी आप आयोडीन मिला नमक खाएँ? जी, थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अच्छा। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि थायराइड हार्मोन में एक जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है वो आयोडीन होती है। ठीक है। तो आयोडीन की कमी हमारे मुल्क में और इसी तरह एशिया के और अफ्रीका के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर खाने में आयोडीन कम पाई जाती है। ठीक है। वहाँ पर ये हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड पूरे अच्छे सही तरीके से थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। बिल्कुल सही। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को गिल्लड़ या आप गले में गिल्लड़ या उनकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। वो आयोडीन की कमी, उसमें से आयोडीन की कमी एक बहुत अहम वजह है। अच्छा, उस बीमारी में बेसिकली जो कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, और ख़ासकर थायराइड हार्मोन की कमी बच्चों में जो है ना वो इंतहाई क्रिटिकल है। अच्छा। क्योंकि अगर बच्चों में बचपन में अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो उनकी ग्रोथ में, उनकी हाइट में, उनकी मेंटल फंक्शनिंग में, इन सब पे असर पड़ेगा। जी हाँ, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो हर न्यू बोर्न बेबी का थायराइड हार्मोन चेक किया जाता है, इतना ये ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी एक जो कैंपेन चली थी वो आयोडीन मिला नमक की, वो इसीलिए चली थी कि आयोडीन जो है अगर डेफिशिएंसी है तो उसको रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि इससे ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों की उनकी पढ़ाई में, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपने जो है कंडीशंस थायराइड से रिलेटेड जो थी वो बता दी हैं हमारे नाज़रीन को। कोई भी आपको इस तरह की अलामत होती है, वैसे तो आजकल इतनी लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप खुद जाके भी जो है वो बोल सकते हैं कि जी मैंने थायराइड के टेस्ट करवाने हैं, तो वो थायराइड फंक्शन टेस्ट मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब होता है, वो आप करवा लें। आप कुछ लोग एक बड़ी अच्छी हैबिट है कि जो लोग 6 महीने बाद या 1 साल के बाद अपने जो है 2-4 अहम टेस्ट जो है वो करवा लेते हैं, किडनी का हो गया, लिवर के हो गए, तो ये थायराइड को भी जो है मेरे ख्याल से इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम हमारी दूसरी तो नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से ये भी बड़ी एक अहम पहले नंबर पर आएगी, जो हमारी ज़ियाबतीस की बीमारी है, जो कि मेरे ख्याल से गालिबन पेनक्रियास जो लबलबा आपने कहा उससे रिलेटेड है। इसका बताइए डॉक्टर साहब, ये क्या करता है और क्या इसके फंक्शन है? जी,
लबलबा जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स निकालता है। ठीक है। उसमें से एक जो इंतहाई ज़रूरी हार्मोन है जो कि अक्सर हम सब नहीं सुना हुआ है वो है इंसुलिन। इंसुलिन बिल्कुल ऐसे। इंसुलिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहूँ तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म को ताकत नहीं पहुंच पाती। ठीक है। हमारे पट्ठों को, हमारे जिस्म के हर हिस्से को ताकत चाहिए और उस ताकत का नाम ग्लूकोज है। बिल्कुल सही, जो खाने से हमें जो ग्लूकोज मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। ठीक है। खून का काम है कि वो सर्कुलेट करके जहाँ जहाँ पे ताकत की ज़रूरत है वो पट्ठों को मुहैया करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन पट्ठों में दाखिल होने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और ये इंसुलिन लबलबा बनाता है। बिल्कुल ठीक, सही है। ठीक हो गया। अब जो बहुत अहम बीमारी है वो आपने सुना होगा, डायबिटीज़ टाइप 1 भी है और डायबिटीज़ टाइप 2 भी है। ठीक है जी बिल्कुल। टाइप 1 जो अक्सर बच्चों में देखी जाती है। अच्छा। उसमें लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है मुकम्मल तौर पर। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 90% अफराद में देखी जाती है, जिसको बड़ों की डायबिटीज़ भी कहा जाता है, हालांकि अब वो बच्चों में भी आती जा रही है, उसकी तरफ मैं आऊँगा। उसमें इंसुलिन तो बन रही होती है, ठीक है, लेकिन वो इंसुलिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज खून से मसल्स में और ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाता, सेल्स में जा नहीं रहा। बेसिकली खून में है ग्लूकोज, लेकिन जो हमारे सेल्स या हमारे पट्टे जो हैं उनमें वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसी बात, सही है। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब जो टाइप 2 है इसमें बेसिकली हमारा ग्लैंड ठीक काम कर रहा होता है, यानी हमारा जो लबलबा है वो ठीक काम कर रहा होता है। क्या वजह डॉक्टर साहब बनती है टाइप 1 की, अगर हम बात करें, क्यों लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है? और उसकी कोई अलामतें भी हैं, अगर जैसे डायबिटीज़ की अलामतें होंगी बेसिकली, तो वो थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि अगर किसी को ऐसी अलामतें हैं तो फ़ौरन रुजू करे डॉक्टर साहब। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ में लबलबा काम करना बंद इसलिए कर देता है, उसमें जो सबसे अहम वजह है वो अगेन ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें हमारा जो कुव्वत मदाफ़ियत है वो किसी वजह से हमारे जो लबलबे में बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। और ये आपने इंतहाई अहम सवाल ये पूछा है ऐसे अफराद में या ऐसे बच्चों में, क्योंकि अमूमन ये बीमारी बचपन में पकड़ी जाती है। सही। जब इंसुलिन हमारे जिस्म में नहीं रहता तो उससे शुगर की मिकदार बहुत तेज़ी से हमारे खून में बढ़ जाती है। उसकी वजह से बच्चों में बहुत तेज़ी से वज़न गिरना शुरू हो जाता है, छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है। बच्चे खा नहीं रहे, वज़न बहुत गिर रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता, खेल नहीं सकते। और इसके अलावा अगर वो कुछ अरसे तक डायग्नोज ना हो तो इंसुलिन की अगर मुकम्मल तौर पर कमी हो जाए तो उससे हमारे जिस्म में एक जहर पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हमारे पट्ठों को ग्लूकोज नहीं मिलती तो उनको जिंदा रहने के लिए वो चर्बी को जलाना शुरू कर देती है। तो चर्बी जब जलती है तो उससे कीटोन बॉडीज बनती हैं, जो कि टॉक्सिक होती हैं, हमारी बॉडी के लिए जो है वो जहर है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, रिसर्च के मुताबिक हर 10 में से 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में कीटोन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको फ़ौरन से हमें इंसुलिन की ड्रिप लगा के करना पड़ता है। और अब मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन फिर भी इनमें से चंद ऐसे अफराद हैं जिनके लिए जानलेवा साबित होती है। इसका मतलब टाइप 1 बच्चों में ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर इसका बरवक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए। अब इसमें यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो बच्चे भी आते हैं तो उनकी पेरेंट्स ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा एक डायग्नोसिस है, क्योंकि उन बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए इंसुलिन लगानी पड़ती है। जी। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन बंद करके अगर मैं गोलियां ले लूँ तो बच्चा इंजेक्शन लगा सकता है। बदकिस्मती से अभी तक इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही है, हमारे पास ऐसी और कोई दवाई नहीं है जो टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक कर सके। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में या ऐसे अफराद में जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको स्ट्रेट आप इंसुलिन पे हम स्टार्ट करते हैं। उनके लिए टैबलेट्स काम नहीं करती क्योंकि उनका लबलबा काम करना बंद कर देता है। और ऐसे अफराद के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से रेगुलर विजिट करवाएं, ताकि उनकी इंसुलिन की डोज उनके खाने के मुताबिक, उनकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक, उनकी जो अगर कोई और बीमारी है उनको उसके मुताबिक एडजस्ट किया जा सके। ठीक, सही। डॉक्टर साहब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट आपने नुक्ते की तरफ इशारा किया। आपने थायराइड के केस में भी कहा कि हम लोग जो थायराइड का जो हार्मोन है, जो केमिकल है, वो एज ए मेडिसिन देते हैं, इसलिए फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें भी इंसुलिन दी जाती है।
तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है इन चीज़ों के? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तो हमारे सेल्स, बीटा सेल्स जैसे लबलबा में, अगर वो इम्यून सिस्टम ने ख़त्म कर दिए हैं, सही है, तो अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हो सका अच्छा, जो कि उनको दोबारा से एक्टिवेट कर दे या रीजनरेट कर दे। इस वक्त रिसर्च बेसिस पे ऐसी स्टडीज़ चल रही हैं जिसमें बीटा सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, जैसे यूरोप के कई ममालिक में ये तजर्बा किया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारा जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता जब तक हम उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन ना दें जो कि उसको सर्वाइव उसको सर्वाइव ना कर सकें। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी कोई दवाई जो कि उनको रिवर्स कर दे, अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम हार्मोन को ही रिप्लेस करके जो है ना उसका इलाज करते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसप्लांट तो ये ऐसे ही हुआ जैसे हमने किडनी का ट्रांसप्लांट करना है या मतलब किसी और ऑर्गन, तो वो एक बड़ा एक मेजर प्रोसीजर है, उसमें उसकी एक्सेप्टेंस का बड़ा बड़ा मसला होता है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये जो हमारे लबलबा है या थायराइड की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें जो सेल केमिकल बना रहे होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है, वो बीमार हैं तो आप कोई दवाई दें तो वो ठीक हो जाएं और फिर काम करना शुरू, बेसिकली वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन ही होती है हमारे पास। बिल्कुल, टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसी ही होती है जी। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स जो है ना हमारे वो ख़राब हो जाते हैं और वो फिर दोबारा काम नहीं कर पाते। और आपने बहुत अहम सवाल किया है, जो रिसर्च स्टडीज़ भी चल रही हैं उनमें भी वो जो बीटा सेल्स का ट्रांसप्लांट है वो उन्हीं लोगों में किया जा रहा है या किया जाता है जिनमें साथ में किडनी भी ट्रांसप्लांट करना पड़े। क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस भी चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारा जिस्म बाहर से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई भी चीज़ हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो चंद घंटों में उसको रिजेक्ट कर देता है। और लेकिन वो भी हतमी इलाज अभी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। सही है। तो वो जिनको भी दिया गया है उनमें से अक्सर लोग चंद सालों में दोबारा इंसुलिन पे आ जाते हैं। सही। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ इन टच रहें ताकि वो एडजस्ट कर सके इसकी डोज जो भी आप लोग दे रहे हैं, वो इंसुलिन है या थायराइड की है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब बताइए कि थायराइड की दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि बड़ी सेंसिटिव किस्म की दवाइयाँ हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें तो वो उसका नुकसान होने लगता है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल। अगर थायराइड हार्मोन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है, तो आपको वही अलामात होना शुरू हो जाएंगी जो कि ओवर एक्टिव थायराइड की होती है। ठीक, सही है। आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, या आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, पसीने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं डायबिटीज़ के मुतालिक ही आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर जो कि हमारे यहाँ होता है कि हम इंसुलिन की डोजेस बता देते हैं, ठीक है, और हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ये लेना शुरू कर दें। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी इंसुलिन उनको लेनी पड़ती है, तो एक स्पेशलिस्ट का, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ये काम है कि हम अपने पेशेंट को एजुकेट करें कि आपने इंसुलिन कैसे सेट करनी है। तो अच्छा, उसमें जो मेरा एक काम बहुत अहम होता है, ठीक है, वो ये उनको बताना होता है, ये उनको सिखाना होता है कि आप जो इंसुलिन लगा रहे हैं, अगर आपकी शुगर इतनी है तो आप इंसुलिन इतनी लगाएंगे, अगर आपने खाना अभी इतना खाया है तो आप इतनी करेंगे। अब जैसे बच्चे हैं, अगर शाम को उन्हें क्रिकेट खेलनी है तो मैं उनको बताऊंगा कि आपने इस वक्त खाना खाना है, आपकी शुगर खाने से पहले इतनी होनी चाहिए। तो बेसिकली कंट्रोल सारा पेशेंट के पास है। सही, उनको काउंसल भी करते हैं आप? बिल्कुल ऐसी बात है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में एक डॉक्टर का ये काम है कि वो बताए और वो समझाए उनको कि आपने अपनी इंसुलिन की ज़रूरत कहाँ पे किस तरह से है और कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। डॉक्टर तजम्मुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन जो कि हम सब के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और ज़ाहिर बात है इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तो हम अपनी इवन जो बीमारी है उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और ये तो ऐसी बीमारियां हैं कि जो थायराइड डायबिटीज़ की जो सारा ज़िंदगी हमारे साथ चलती है, तो उसमें अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो हम ज़ाहिर बात है उसकी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन होगी तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर तजम्मुल रहमान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ दो बड़ी अहम बीमारियां जिनका हुदूद से ताल्लुक़ है, जिसमें हमारी थायराइड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उस पर डॉक्टर साहब ने बात की, और साथ साथ डॉक्टर साहब ने बात की जो हमारे डायबिटीज़ की बीमारी है जो कि हमारे पेनक्रियास से जुड़ी हुई है, लबलबे से जुड़ी हुई है, उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं, उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उससे जुड़ी हुई है।
बहुत डॉक्टर साहब ने इंसिस्ट किया इस बात पे कि इनकी डोज़ को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस जो है एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से या जो भी आपका डॉक्टर है उससे राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी डोज़ को सही तरह एडजस्ट किया जा सके, ताकि सही रिज़ल्ट्स जो हैं वो हासिल किए जा सकें, पेशेंट सफरिंग्स को कम किया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर तजम्मुल रहमान को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।